Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों अभी तक हम माइटोसिस कंप्लीट कर चुके हैं, मियोसिस 1 हम देख चुके हैं और मियोसिस में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ही होता है मियोसिस 1 बिकॉज मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड में मियोसिस फर्स्ट इज एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो स्टेज थी दैट वाज प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट हम देख चुके हैं 5 सब स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन 5 सब स्टेजेस के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, पहली बार फर्स्ट स्टेज, और उसके बाद डॉटर सेल्स बनेगी। पर क्या कंप्लीट हो चुका है मियोसिस यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। मियोसिस कंप्लीट होता है मियोसिस सेकेंड के साथ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मियोसिस सेकेंड, जो समझना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज मियोसिस सेकेंड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहाँ हमें कोई ज्यादा सच दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। मियोसिस सेकेंड में क्या क्या इवेंट्स हम देखने वाले हैं। मियोसिस सेकेंड, अब मियोसिस सेकेंड में आपके पास ऑलरेडी क्या है? 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स हैं आपके पास। आपके पास सारे सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेटेड है। आपके पास सेंट्रियोल्स डुप्लीकेटेड है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। ठीक, ये सारी स्टेजेस किसमें हो चुकी है? हमारी इंटरकाइनेसिस। ठीक है, ये इंटरकाइनेसिस में हमने देख लिया है। क्या नहीं हुआ था? नो डीएनए रेप्लिकेशन। नो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब बच्चों हम 2 डॉटर सेल्स, ये इसका न्यूक्लियस है टीलोफेज 1 का, यहाँ पर हम देख चुके हैं। इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियस है, दोनों सेम साइज की रहेंगी। हाँ, अब इन सेल्स में आगे फर्दर क्या होना है? मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड के लिए कौन सी सब स्टेजेस हम देखेंगे? वही है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, ये सारी स्टेजेस हमको देखना है। अब यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट कर दो, कैसा? जैसा माइटोसिस में हो रहा था। बट ध्यान रखें, अभी ये दोनों जो सेल्स हैं इनके पास जो डीएनए कंटेंट है, इसका है 2C, इसका है 2C, क्रोमोसोम नंबर है n=2, इसमें भी है n=2। अब एक सेल को हम लेके समझेंगे, जैसा एक सेल में इवेंट्स हो रहे हैं वैसे ही दूसरी सेल में भी रिपीट होंगे। इस सेल में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड को हमने पहले स्लाइड्स में लिखा है, इट इज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब ये सिमिलर है माइटोसिस जैसा। मतलब इसमें क्या सेम रहेगा? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, पर डीएनए कंटेंट में कुछ परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। डीएनए कंटेंट में क्या चेंज आएगा ये हम देखते हैं। तो स्टार्ट करें। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, फर्स्ट नहीं, प्रोफेज सेकेंड वही हो रहा है। प्रोफेज सेकेंड में देखो, सबसे पहले तो ठीक है,
आपने एक सेल, इसके अंदर का न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी वो धीरे 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 डिसॉल्व होगी माइटोसिस में, जैसा हमने प्रोफेज देखा था। न्यूक्लियोलस धीरे धीरे गायब होगा। अब ध्यान रखना, जो क्रोमोसोम की हमने बात करी, क्रोमोसोम में होमोलोगस पेयर सेपरेट हो चुके थे, याद है, क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके थे। अब ये होमोलोगस पेयर में एक था अपना ऐसा, एक बनाया था हमने छोटा वाला। इनके पास थे एक्सचेंज्ड पार्ट्स, एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ऐसा किसी पॉइंट पे इन्होंने एक्सचेंज किया था। यहाँ पर वैल्यू क्या है, देखो, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 2 मतलब है कि यहाँ एक एक सेट है, टोटल 2 क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम एक होमोलोगस पेयर का आ गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेयर का आ गया। तो ये प्रोफेज हमने कौन सी बनाई है, ये लास्ट बनाया है, लास्ट स्टेज है प्रोफेज की, लास्ट, लेट प्रोफेज है ना, दैट इज लेट प्रोफेज है। तो लेट प्रोफेज में इवेंट क्या क्या देखने को मिले हमें, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, मतलब टीलोफेज फर्स्ट में जो जेनेटिक मटेरियल धागे जैसा था वो फिर से कंडेंस हो गया और क्रोमोसोम बना लिया उसने। अगला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल्स, डिसअपियर, गायब होंगे। अब एक सेल ऑर्गेनेल है जो मूवमेंट करेगा, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल। सेंट्रियोल कहाँ जा रहा है, देखो, पोल्स की तरफ, ठीक है। तो ये एक सेल में हमने देखा, तो ऐसे ही दोनों सेल्स के लिए ये सारी चीजें होंगी। तो ये एक सेल के लिए तो दो, आगे जो दो डॉटर सेल्स बनेगी, वैसे ही सिमिलर एक और सेल थी हमारे पास, तो उसके लिए भी दो डॉटर सेल, तो टोटल लास्ट में कितनी सेल्स बनाएंगे हम, 4 डॉटर सेल, ठीक है। तो ये इवेंट हो गया हमारा। अब इस इवेंट में अगर हम देखें तो क्रोम सेंट्रियोल्स देखो पोल्स की तरफ मूव करने लगे, सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ करने लगे। नाउ अब ये जो एक सेल में इवेंट हो रहा था, ये हम देख लें कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। प्रोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर दी साइटोकाइनेसिस। फिर हमने देखा कि साइटोकाइनेसिस के बाद ये इनिशिएट हो गया, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, मतलब इससे पहले कि क्रोमोसोम्स पूरे तरह से इलोंगेट हो। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली गई बाय द एंड, लिखा था ना हमने लास्ट स्टेज में, क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। अब इसके बाद आपको देखना है कौन सी स्टेज, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2 देख ली, देखो आप यहाँ पर प्रोफेज 2, दो क्यों बनाई, अरे दो डॉटर सेल्स मिल रही थी ना आपको मियोसिस फर्स्ट के बाद, तो ये दो में इवेंट दिख रहे हैं आपको, देखो ये दो में इवेंट दिख रहे हैं, एक सेल में भी ऐसा इवेंट है, दूसरी सेल में भी एक ऐसा इवेंट है। तो प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं पोल्स की तरफ, सेंट्रियोल चले गए हैं। अब अरेंज होना है, अरेंज कहाँ होंगे, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे अरेंज होने के लिए इक्वेटोरियल प्लेट चाहिए, वो किस में बनेगी, मेटाफेज सेकंड। तो यहाँ पर प्रोफेज के बाद हम लिख लें, प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ अलग सा नहीं होगा, इसमें भी देखो जैसा इस सेल के अंदर दिख रहा है आपको, ऐसी दो सेल्स बनेंगी। अब ये दोनों सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा चुकी है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली गई है, आपको देखना है इसमें अब सेंट्रियोल्स
ये स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स, ये स्पिंडल फाइबर। अब इसमें क्रोमोसोम कहाँ पर अलाइन हो जाएंगे? मेटाफेज का फीचर है कि सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ जा चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलस कुछ नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं और लाई अलोंग द इक्वेटर। कहाँ पर है ये? इक्वेटर के अलोंग। तो यहाँ पर एक देखना, हाँ, यहाँ पर एक बड़ा क्रोमोसोम, ये कुछ ऐसा, और एक छोटा क्रोमोसोम, ये कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं काइनेटोकोर होंगे, ये काइनेटोकोर, इधर काइनेटोकोर, इसके आसपास होंगे, ठीक है। अब जैसे ही काइनेटोकोर होंगे, ये यहाँ नहीं है, समझ जाना, ये इसके आसपास है। तो अब इस काइनेटोकोर के लिए आपको क्या डिफरेंस दिखने वाला है? क्या मियोसिस सेकेंड में जो काइनेटोकोर था, उस मियोसिस सेकेंड के काइनेटोकोर का दोनों तरफ से अटैच था वो स्पिंडल से? नहीं, वो सिर्फ एक साइड से अटैच था। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्पिंडल से कैसे अटैच है बेटा? दोनों तरफ। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखें, एक इधर आया था इस सेल में, इधर आया था, और फिर यहाँ पर भी काइनेटोकोर, इधर, ये छोटा, ठीक है। अब क्या होगा कि मेटाफेज में तो आपको सिर्फ दिखता है कि अलाइनमेंट हुआ क्रोमोसोम्स का, पर अब होगा सेपरेशन। सेपरेशन कहाँ? देखो, दोनों तरफ से काइनेटोकोर है, तो अब खिंचाव आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा स्पिंडल फाइबर्स में। तो यहाँ पर क्या होमोलोगस पेयर अलाइन है क्या? नहीं, वो तो किस में थे? मियोसिस फर्स्ट में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ से काइनेटोकोर स्पिंडल को पकड़े। तो अब अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बीच में से स्प्लिट होगा, क्या? सेंट्रोमियर। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम की बात करें तो हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स, कितने क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं? 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स है। पर अब देखेंगे कि हम एनाफेज में क्या होगा। माइटोसिस जैसा ही सेम होगा। इसमें मेटाफेज पढ़ ले हम, मेटाफेज 2 क्या बोलता है? At this stage, chromosomes align at the equator and the microtubules from the opposite poles of spindle gets attached to the kinetochores of the sister chromatids. अब देखें हम एनाफेज में, देखो यहाँ पर एनाफेज 2 में पोल्स की तरफ मूव करने लगे, अब स्प्लिट हो गया सेंट्रोमियर। यहाँ पर सेंट्रोमियर ने दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को पकड़े हुए था, अब सेंट्रोमियर ही स्प्लिट हो गया है, तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, दोनों बहनें अलग हो चुकी। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट एनाफेज 2। एनाफेज 2, अब देखो एनाफेज 2 में ये एक सेल, ये एक सेल, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या बेटा? सिर्फ पोल्स के पास में बचा रहा स्पिंडल फाइबर, बीच में से डिसॉल्व हो गया। ये देखो, अब जो मूव करेंगे क्रोमोसोम्स वो कुछ ऐसे होंगे, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और हमारे क्रोमोसोम्स
मूव कर रहे हैं। मूव करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। सेंट्रोमियर लीड करता है और आर्म्स कैसे हैं? ट्रेलिंग बिहाइंड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंट्रोमियर लीड द पाथ, सेंट्रोमियर लीड्स द पाथ टुवर्ड्स पोल है, टुवर्ड्स पोल। और आर्म्स कैसे हैं? ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स है पीछे की तरफ, ट्रेलिंग बिहाइंड। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ऐसा गया, ये ऐसे गया। ठीक, अब जब ये अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो देखो बेटा हर एक क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कंटेन वन क्रोमैटिड। हर एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड हो चुका है। आई बात समझ में? क्रोमोसोम का नंबर देखें क्या सेल में टेम्पररीली बढ़ गया क्या? हाँ देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 2 3 4। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? n इक्वल्स टू 4 हो गया। यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम n इक्वल्स टू 4 हो चुका है। क्यों हुआ? अरे अब लास्ट में आपको उसे इक्वलाइज करना है, किसके बराबर? पेरेंट सेल के बराबर करना है ना। मियोसिस सेकेंड की शुरुआत करी थी n इक्वल्स टू 2 से, तो यहाँ पर टेम्पररीली बढ़ गया। देखो ये बढ़ चुका है क्रोमोसोम्स का नंबर। ये एक सेल की बात करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर शुरू कैसे किया था हमने? 1 2 3 4, टोटल एक सेल में 2 थे क्रोमोसोम, पर यहाँ पर अब एक सेल में 4 हो गए। टेम्पररी बढ़ते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर एनाफेज के अंदर बढ़ा था, वैसे ही मियोसिस सेकेंड, क्योंकि जो माइटोसिस जैसा है उसमें इवेंट भी सेम होगा, तो इसमें भी बढ़ा है, टेम्पररी बढ़ा है ना? अब देख ले हम एनाफेज क्या बोलता है। इट बिगिंस विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। देखो स्प्लिट हो गया ना, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है ऑफ ईच क्रोमोसोम व्हिच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। पोल्स की तरफ मूव करने लगे और शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होने लगा। लास्ट है आपका टीलोफेज। देखो टीलोफेज यहीं पर देख लें। टीलोफेज में Meiosis ends with telophase second, in which two groups, दो ग्रुप बने बेटा। कैसे? क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट्स एनवेलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है, साइटोकाइनेसिस होगा और टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगी। याद है हैप्लॉइड डॉटर सेल्स? देखो अब देखो यहाँ डीएनए कंटेंट, यहाँ n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 2। यहाँ पर अपन एक सेल ले रहे थे, तो यहाँ n इक्वल्स टू टेम्पररी बड़ा था ना क्रोमोसोम, यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 4 हुआ था। इधर देखो n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया पेरेंट के जैसे, पेरेंट के कंपैरिजन में आधा है। अब डीएनए कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर डीएनए कंटेंट हम देख रहे थे 2C था, ठीक है। शुरुआत करी थी ना हमने मियोसिस सेकेंड की 2C डीएनए कंटेंट से, यहाँ पर डीएनए कंटेंट भी क्या हो चुका है? सी सी सी। किसके डीएनए कंटेंट की बात होती है यहाँ? होमोलॉगस पेयर की बेटा। हाँ, तो होमोलॉगस पेयर की डीएनए कंटेंट की बात होती है। यहाँ टोटल में डीएनए काउंट कर लेना, बोले सी और सी तो 2C नहीं, पेयर की बात होती है। तो जब हम एक पेयर से हमने शुरू करा था, याद करो मियोसिस फर्स्ट शुरू करा था, तो क्या था स्टार्टिंग में? इनिशियली जब हमने इनिशियली स्टार्ट करा था मियोसिस फर्स्ट, रिकॉल कर लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट में हमने जीवन में शुरू करा था 2C, 2N इक्वल्स टू 4 से, फिर एस फेज में डबल हो गया था, एस फेज थी, एस फेज के अंदर हमने देखा था 4C हो गया था, 4C के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर इसके बाद G2 था, G2 में 4C ही रहा,
और क्रोमोसोम नंबर सेम रहा 2n इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट के आखिरी में एंड में डीएनए कंटेंट 2c था, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 था। ठीक है, ये आ गया था हमारा, ये एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन था, क्रोमोसोम का नंबर भी आधा हो गया था, डीएनए कंटेंट भी आधा हो गया था। अब आपने जब इंटरकाइनेसिस हुआ, इंटरकाइनेसिस के बाद स्टार्ट करा किससे, मियोसिस सेकेंड। अब देखो मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज 2, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड हुआ। यहाँ पर कितनी सेल्स बन रही थी, 2 सेल्स बन रही थी। अब क्या हो रहा है, देखो इनिशियली जो 2c कंटेंट था, अभी लास्ट में हमने देखा स्लाइड में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी। हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स का मतलब डीएनए कितना हो चुका है हर सेल में, सी, और क्रोमोसोम का नंबर n इक्वल्स टू सेम रहा, क्योंकि वो माइटोसिस जैसा है। तो देखो शुरू किससे किया था हमने, पेरेंट सेल में शुरुआत करी थी 4c कंटेंट से, 2n इक्वल्स टू 4 से, और फिर देखा यहाँ पर फाइनल जो 4 डॉटर सेल्स मिली उसमें डीएनए कंटेंट भी आधा हो गया। डीएनए कंटेंट आधा मतलब पहले फर्स्ट में भी हाफ हुआ, सेकंड में भी हाफ हुआ, और उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के 2n इक्वल्स टू 4 के क्या हो गया, n इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स मिल गई। आई बात समझ में, दिस कंप्लीट्स आवर मियोसिस। इसके बाद देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। Significance of meiosis. Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across the generation in sexually reproducing organism. हमने देखा था क्योंकि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉइड नंबर को, मियोसिस को पहले हैप्लॉइड करना पड़ता है, तभी क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज। So paradoxically results in reduction of chromosome number by reducing it to half. It also increases genetic variability. Variability बढ़ाता है, कौन सी स्टेज मैंने बताई थी, कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकेटीन, उसमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इवोल्यूशन। नेक्स्ट देख ले समरी। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हाँ, और इसीलिए तो हमने सेल डिवीजन की शुरुआत इसी लाइन से की थी कि रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल के एग्जिस्टेंस पे सवाल जो उठा था उनके ऊपर, वो बताया कि ये कैसे आई, नई सेल कैसे आई। तो नई सेल कैसे आई, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। द प्रोसेस बाय विच दिस ऑकर्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप with the formation of the mature organism but continues throughout the life. Throughout the life चलता रहता है, चलता रहता है। The stage through which a cell passes from one division to the next is called cell cycle. दो phases में divide किया आपने, interphase और M phase. M phase है actual period of cell division. Interphase is subdivided into G1S, G2. G1 phase is the period between cell growth and normal metabolism. Most of the organelle duplications, ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, ये लाइन समरी में लिखती है एनसीईआरटी। G1 फेज में सबसे ज्यादा ऑर्गेनल डुप्लीकेट होते हैं। एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। समझ रहे हो, डीएनए का रेप्लिका बन रहा है और क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन। देखो डुप्लीकेशन मतलब ये समझना कि जो उसकी सिस्टर क्रोमैटिड थी वो एक कॉपी और बन गई, क्रोमोसोम का नंबर मत चेंज कर देना। यहाँ G2 phase is period of cytoplasmic growth. Mitosis is divided into 4 stages, namely prophase, metaphase, anaphase, telophase. Chromosomes condensation occur during prophase और centriole towards the poles move करते हैं opposite poles. Nuclear envelope and nucleolus disappear. Spindle fiber बनने लग जाता है. Metaphase is marked
by alignment of chromosomes at the equator. During anaphase, centromeres divide and the chromatids start moving towards the opposite poles. Once the chromatids reach the poles, the chromosomal elongation starts और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखने लगेगी. This stage is telophase. Nuclear division is then followed by cytoplasmic division और उसे cytokinesis बोला. Mitosis is equational division जहां पर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट का कंजर्व रहा, किसमें? डॉटर सेल में. ये कंजर्व रहा. पर in contrast to mitosis, meiosis occurs in the diploid cells which are destined to form gametes. Destined समझते हो? भविष्य उन्हें क्या बनाना है? गैमीट्स बनाना है. It is called reductional division since it reduces the chromosome number by half. जब गैमीट बनते हैं तो क्रोमोसोम आधे हो गए. In sexual reproduction where the gametes fuse, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है पेरेंट्स के जैसा. Meiosis is divided into two phases 1 and 2. In the first meiotic division, homologous pair separate हुए. homologous pair जो बायवेलेंट बना रहे थे वो सेपरेट हो गए. अब अगर ये सेपरेट होंगे तो यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड रहते हैं? 2. ठीक है. सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो था इनिशियली प्रोफेज का वो था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. दैट इज प्रोफेज फर्स्ट. ड्यूरिंग मेटाफेज बायवेलेंट्स अरेंज हो गए थे. ठीक. इट इज फॉलोड बाय एनाफेज 1 जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम या पेयर सेपरेट हुआ था. Each pole receive half the chromosome number of the parent cell. In the telophase, first nuclear membrane and nucleolus reappear. फिर से आ गए लोग, बताओ. और meiosis second is similar to mitosis. So during anaphase, the sister chromatids separate. anaphase 2 में देखो, याद रखना ये सिमिलर है क्योंकि meiosis second सिमिलर है माइटोसिस जैसा. So sister chromatids separate. Thus, at the end of meiosis, 4 haploid cells are formed. ठीक है. So this completes the meiosis comparison. हम जानते हैं अगर माइटोसिस meiosis को कंपेयर करें तो माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है, डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. meiosis को देखें तो meiosis सिर्फ किस में होगा? डिप्लॉइड सेल्स में, क्योंकि वो रिडक्शनल डिवीजन. माइटोसिस की प्रोफेज में कोई सब स्टेजेस नहीं थी, पर मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में सब स्टेजेस हैं. वो सब स्टेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दोनों में माइटोसिस मियोसिस में पेरेंटल इंफॉर्मेशन कंजर्व किस में रहती? माइटोसिस. किसमें वेरिएशन आता है? मियोसिस. किसमें एक डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स बनी थी? माइटोसिस. पर एक मियोसिस से 4 डॉटर सेल्स बनी. अब इसमें स्पिंडल कैसे बन रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड्स किस में सेपरेट हो रही है, ये भी बहुत मेजर डिफरेंसेस है, पर इसे हम इंडिविजुअली हर स्टेप में देख चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे PYQs रिगार्डिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं जिससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और सेल चैप्टर एंड सेल डिवीजन दोनों ही चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट एरियाज सारे कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो आगे बढ़े. First question, which of the following statements about inclusion bodies is correct? देखो कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूजन बॉडी से रिलेटेड सही है. अब कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंक्लूजन बॉडीज क्या है. हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में हमने कुछ रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज उसके बारे में बात की थी. यहाँ पर they are not bound by any membrane. बिल्कुल सही बात है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है. पर आपको बेटा क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट. These are involved in ingestion of food. नहीं, बिल्कुल नहीं, इंजेक्शन से रिलेटेड नहीं है. आगे भी देख लेते हैं. दे लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है. एनसीईआरटी की लाइन है, फ्री है ये साइटोप्लाज्म में. दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, बिल्कुल सही बात है. तो हमारा आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर वुड बी फॉर बॉम्बे. क्लियर है? अगला देखें.
व्हाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम? बैक्टीरियम के लिए कैप्सूल एडवांटेजियस क्यों है? यहाँ पर देखो, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द डेसिकेशन, सूखने से बचाता है क्या? देखो, हम मेनली बात करते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर बैक्टीरिया को सूखने से बचाती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ स्लाइम लेयर के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ कैप्सूल से पूछा गया है। पर ओवरऑल कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों ही ग्लाइकोकैलिक्स है। तो यहाँ पर अब ऑप्शंस में दिख सकता है आपको, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, सही बात है, कैप्सूल की प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट, इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, सरफेस से अटैच करने के लिए मदद करता है। तो देखो, यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो कैप्सूल से रिलेटेड है? व्हाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम? तो यहाँ पर ज्यादा करेक्ट हमें क्या सही लग रहा है? कैप्सूल क्या करता है? कैप्सूल हेल्प करता है टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, इसीलिए जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में पढ़ा था, दे आर विरुलेंट, ठीक है। सो नाउ इसका आंसर होगा, इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? लाइसोसोम्स आर formed by process of packaging in the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पैकेजिंग से बनते हैं क्या? नहीं, याद करो। ईआर, ईआर के बाद गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज के बाद लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के बाद आता है वैक्यूल। तो लाइसोसोम्स, ये एनसीईआरटी लिखती भी है, लाइसोसोम्स आर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स जो किससे बने हैं? पैकेजिंग इन गोल्गी बॉडी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बेटा होगा लाइसोसोम्स के लिए क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो पहली गलत लग रही है हमें, पर देख ले बी, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स एक्टिव है एसिडिक पीएच पे, ये भी बिल्कुल सही है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, ये भी सही है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, तो बी सी डी सही है, तो क्या गलत है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ए वुड बी द आंसर। मैच दी कॉलम, देखो मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन सेल चैप्टर सेल डिवीजन से ज्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, बिल्कुल एनसीईआरटी गोल्गी बॉडीज में लास्ट लाइन में लिखती है। लाइसोसोम्स क्या करेंगे? डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, हाँ, सुसाइडल बैग्स हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, एंजाइम्स है हाइड्रोलाइटिक। वैक्यूल्स क्या करता है? ट्रैप द वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 4 3 4 2 एंड 1, 3 4 2 1, तो इसका आंसर होगा द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है? फैटी एसिड ब्रेकडाउन में, सिक्रीटरी वेसिकल्स में, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो क्लियर है सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाने में, तो आंसर होगा इसका बी फॉर बॉम्बे। ठीक, अगला देख ले, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही बात है, formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein। देखो, आधी स्टेटमेंट सही है और आधी गलत है, क्योंकि डीएनए के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी राइबोसोम भी होता है, तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर? देखो आपको दिख रहा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो दिखती है, दिस इज व्हाट? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। यहाँ पर दिख रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका फंक्शन करेक्टली मेंशन्ड है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शन होगा उसका प्रोटीन सिंथेसिस। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट सही है वो चुनना है आप।
तो सोडियम पोटेशियम मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव, नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप लगता है। यहाँ पर ये गलत है, तो आपको सही चुनना है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। प्रोटीन मेक 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन 60 to 70% बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। सही है क्या ये? हाँ, अगर हम बात करें प्रोटीन की और लिपिड की, तो हमने क्या कंपोजिशन देखा था? क्या 60 to 70% कहीं आया था? याद करो जल्दी से। आरबीसी का कंपोजिशन देखा था, जब तक थर्ड वाली पढ़ ले। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। गलत है। पोलर हेड्स अंदर की तरफ नहीं होते, बाहर की तरफ होते हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंघल एंड निकोलसन। तो यहाँ पर जिन बच्चों को ये याद नहीं आया कि 52% प्रोटीन था और लिपिड 40% था, वो ये देख के बता सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। तो आंसर है हमारी क्या स्टेटमेंट सही है? डी फॉर दिल्ली। द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर। अब आपको बताया ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। दी आउटर मेम्ब्रेन है क्या? हाँ, पर उसका फंक्शन देखो। गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन, नहीं, गलत है। दी इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी फॉर बॉम्बे सही। बाकी भी देख ले। क्रिस्टे possess single circular DNA molecules and ribosomes। कहाँ से? क्रिस्टे में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होता भैया, मैट्रिक्स में होता है ये सब। मैट्रिक्स ए है जो मेजर साइड है रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स की। ए देखो, ए मैट्रिक्स है, पर क्या यहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है? नहीं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ज्यादातर मिलते हैं आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर बोला है आपको कि क्या सही है, दैट इज बी, इनर मेम्ब्रेन क्या बना रहा है? इनफोल्डिंग। ठीक, अगला प्लाज्मोडेस्माटा। देखो बेटा, हम बात करते हैं जब भी दो सेल्स आपस में जुड़ी हैं, इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है, जो ट्रांसवर्स कनेक्शंस है कम्युनिकेशंस के लिए, ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है? तो यहाँ पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है, नहीं। मेम्ब्रेन कनेक्टिंग न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा, नहीं। कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, बिल्कुल सही है। तो यहाँ अगर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता वो भी सही होता। यहाँ आंसर होगा आपका सी। Which of the following statement regarding the cilia is not correct? Cilia contain an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding 2 singlet microtubules। सही बात है। Organized beating of cilia is controlled by flux of calcium। नहीं, कैसे? कैल्शियम तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में लगता है। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, cilia are held like cellular appendages। सही है। Microtubule cilia composed of tubulin, ये भी सही है। तो क्या गलत है cilia के लिए? कैल्शियम फ्लक्स वाला। तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। सेंट्रोमियर क्यों चाहिए आपको पता है? हमने सेल डिवीजन में सेंट्रोमियर्स को पोल्स की तरफ जाता हुआ दिखाया था। तो मतलब अगर पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स को ले जाना है तो कौन लगेगा? सेंट्रोमियर लीड करता है ना पाथ को। तो यहाँ पर पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ऑक्सीजोम्स ऑफ F0 F1 पार्टिकल्स कहाँ है? ऑक्सीजोम हेलिकॉइड में है क्या? अरे भाई, अगर हम बनाते हैं ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्रिस्टे बनाते हैं, तो इसके ऊपर होते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक है, तो ऑक्सीजोम्स कहाँ मिलते हैं? इनर मेम्ब्रेन में। तो आंसर होगा इसका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पॉलीराइबोसोम क्या है? पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट्स। एग्रीगेशन है, याद करो, जब mRNA के अलोंग राइबोसोम ऐसे अलाइन हो जाते हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा चाहिए, तब सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय mRNA। ये पॉलीराइबोसोम। सेल्स इन जीरो फेज, याद करो, जब हमने ऐसा बनाया था जिसमें सबसे बड़ा फेज G1, फिर S और फिर G2, ये सबसे बड़ा फेज था। अब क्या होता है, सेल जब यहाँ पर आ जाती है तो सेल या तो G1 में चले जाए या वो एग्जिट कर जाए। मतलब
वो सोचे कि मैं तो अब डिफरेंशिएट करूंगी। तो अगर ऐसा कोई सेल सोच ले जैसे हार्ट मसल्स की सेल्स, तो वो जी नॉट फेज में चली जाती है एंड दैट इज नोन एज एग्जिटिंग दी सेल साइकिल। तो यहाँ पर आंसर होगा एग्जिट दी सेल साइकिल। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है। द करेक्ट सीक्वेंस बहुत सिंपल सा पीवाईक्यू है। सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले G1 देन S देन G2 एंड देन M। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? G1 S G2 M। गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप। आपको बता दिया है कि ये सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस हैं। देखो यहाँ पर ये एग्जिट कर रहा है इस स्टेज से, तो ये G1 होगा, ठीक। और फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन के एस फेज है, ये G2 होगी, और फिर वो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर सी कैरियोकाइनेसिस दिखा रहा है, नहीं, ये कैरियोकाइनेसिस थोड़ी हो रहा है भैया। कैरियोकाइनेसिस तो पूरी सारी स्टेप्स को मिला के होता है। तो डी सिंथेटिक फेज है, हाँ बिल्कुल सही है, एस फेज सिंथेटिक फेज। बाकी ए साइटोकाइनेसिस है, करेक्ट मैच बताना था, ठीक है। तो ए साइटोकाइनेसिस है क्या? नहीं, कैरियोकाइनेसिस है ये तो। और बी मेटाफेज है क्या? नहीं, बी एनाफेज है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेटिक फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन आर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? देखो सबसे पहले क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, डिसअपियर हो जाती है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, मतलब जब अरेंज हो गए उसके बाद इक्वेटर पे अरेंज हुए, उसके बाद सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, देन उसके बाद फाइनल टेलोफेज। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो सभी में है। देखो पहले में हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखोगे तो क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में पूछा है, क्रॉसिंग ओवर होता नहीं। यहाँ पर उसने कंडेंसेशन के बाद इक्वेटर पे अरेंज करने के बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन और टेलोफेज, तो यहाँ न्यूक्लियर एनवलप को गायब नहीं करा उसने। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है बेटा। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा बेटा? एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते, सेग्रीगेट होते। अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बिगड़ जाए, कुछ चेंज हो जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो क्या होगा? यहाँ पर क्रोमोसोम्स विल नॉट सेपरेट, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेपरेट और सेग्रीगेट। कौन सी स्टेज बता रहा है ये? अरे इक्वेटर पे अरेंज्ड है, तो इक्वेटर पे अरेंज्ड है अगर, तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? मेटाफेज। पर मेटाफेज से रिलेटेड सामने का पार्ट भी तो देखना पड़ेगा। तो मेटाफेज में यहाँ दे रखा है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर और ये स्प्लिट हो जाता है, ये गलत है। मेटाफेज में क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड क्रोमोसोम मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी सही है। लेट प्रोफेज क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। पर बेटा देखो यहाँ पर अभी भी जो स्टेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ लेट प्रोफेज बोलना, लेट प्रोफेज बोलना ज्यादा सही है कि मेटाफेज बोलना ज्यादा सही? यहाँ पर आप लेट प्रोफेज अगर बोलते तो लेट प्रोफेज में ऐसा प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता है, तो यहाँ सही क्या होगा? मेटाफेज। कहा गया? ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन? अब ये कौन सा बता रहा है? देखो ये तो सेग्रीगेट हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो एनाफेज होगा। और ये यहाँ पर अभी भी धागे जैसे दिख रहे हैं, सेंट्रियोल्स आ रहे हैं जो दूर दूर जाने वाले हैं, तो लेट प्रोफेज या प्रोफेज बोल सकते हो। तो यहाँ पर ए क्या दिख रहा है? ए है एनाफेज और बी है प्रोफेज। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल सेल्स? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 टू द पावर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स। आई बात समझ में? तो यहाँ 2 टू द पावर n इक्वल्स टू कितनी सेल्स बनानी है? 128। क्या हम 128 को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, 2 टू द पावर 7। तो यहाँ व्हेन बेसेस आर सेम powers can be equated, so n equals to 7। देखो
ये इंपॉर्टेंट टेबल है रिगार्डिंग प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट के रिगार्डिंग आप देख सकते हो, जाइगोटीन में पेयरिंग होता है, साइनेप्सिस, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, डिप्लोटीन में चाइज़मेटा फॉर्मेशन, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको इसमें देखें ऑप्शन, जाइगोटीन फोर्थ, मतलब फोर्थ, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना, ये वाला, बी फॉर बॉम्बे। और फिर उसके बाद थर्ड हो गया पैकेटीन, देन सेकंड वन एंड देन फर्स्ट वन। क्लियर? ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे बेटा रिगार्डिंग द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन। थैंक यू सो मच।